हेडिंग डालिए परसेंटेज। परसेंटेज की अगर हम लोग बात करते हैं तो परसेंटेज क्या होता है, इसका मतलब क्या होगा, पहले हम इसको समझ लेते हैं। परसेंटेज जैसा यहां पर नाम से क्लियर हो रहा है हमें, जो भी आपका पर 100 जो वैल्यूज होंगी उनको हम लोग क्या बोलते हैं, परसेंटेज बोलते हैं। ठीक है, जैसे अगर आपके कुछ नंबर परसेंटेज में गिवन है और इन्हें हमें चेंज करना है किसमें, आपका न्यूमेरिकल वैल्यू में, और न्यूमेरिकल वैल्यू से वापस परसेंटेज में जाना है, तो किस तरह से हम चेंज कर सकते हैं नंबर्स को, इसकी बात कर लेते हैं। ये बिल्कुल बेसिक है परसेंटेज का। जैसे आपका कोई भी वैल्यू अगर परसेंटेज में गिवन है, हम लोग मान लेते हैं A% आपका गिवन है। अब ये परसेंटेज में वैल्यू है, आपको इसको पहुंचाना है किसमें, आपका न्यूमेरिकल वैल्यू की फॉर्म में। परसेंटेज क्या होता है, पर 100 आपका जो भी वैल्यूज होंगी उनको परसेंटेज बोला जाता है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, A को 100 से डिवाइड कर देंगे, A को क्या करेंगे 100 से डिवाइड कर देंगे, तो ये किस में पहुंच जाएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू की फॉर्म में। तो जब भी किसी क्वांटिटी को जो परसेंटेज में है वहां से न्यूमेरिकल वैल्यू की फॉर्म में पहुंचाना होता है तो हमें डिवाइड करना होता है किससे, 100 से। अब न्यूमेरिकल वैल्यू अगर हमें मिल गई और वापस इसको परसेंटेज में पहुंचाना है, यानी कि A% इसको बनाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 100 से। क्यों, क्योंकि अब हम रिवर्स जा रहे हैं। जब हम परसेंटेज से न्यूमेरिकल वैल्यू की तरफ आए तो आपका डिवाइड किया 100 से, लेकिन वापस जब न्यूमेरिकल वैल्यू से परसेंटेज में जाएंगे तो हमें उसका रिवर्स करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई डिवाइड का। तो यहां क्या आएगा, मल्टीप्लाई बाय 100। तो मल्टीप्लाई जब 100 से हो जाएगा तो वापस ये वैल्यू किस में आएगी, परसेंटेज में। ये बात समझ पा रहे हो। तो सबसे पहले आपका सिंपल जो परसेंटेज का फिनोमिना होता है कि अगर कोई न्यूमेरिकल वैल्यूज है आपको गिवन, उससे परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट किया जाए, या कोई आपका परसेंटेज में वैल्यू गिवन है उससे न्यूमेरिकल वैल्यू पे कैसे पहुंचा जाए, तो वो सारी चीजें यहां पर आपका सबसे पहले बेसिक में आती हैं। ये सभी के समझ में आ रहा है। अब जैसे कुछ एग्जांपल के लिए अगर आपको बोला जाए तो आप उनको कन्वर्ट कर सकते हो न्यूमेरिकल वैल्यू की फॉर्म में। जैसे एग्जांपल के लिए आपको बोला जा रहा है 3/2/5%, 3/2/5%, इसको न्यूमेरिकल वैल्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, न्यूमेरिकल वैल्यू की फॉर्म में। तो सबसे पहले ये आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में आपको गिवन है नंबर, इसको पहले आपका नॉर्मल फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे, 5 3 15 और 15 2 कितना आएगा, 15 और 2 17, तो ये आपका कितना आएगा 17/5%। तो 17/5% को अब हमें कन्वर्ट करना है किसकी फॉर्म में, न्यूमेरिकल वैल्यू की फॉर्म में। तो हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे, तो यहां पर कितना आएगा 17/5 डिवाइड बाई 100, आपका 5 के मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये कितना आएगा आपका 17/500, 17/500। अब जो भी आपका अगर सॉल्व करेंगे तो फ्रैक्शन की फॉर्म में भी आंसर मिल जाएगा। ये आपका नॉर्मली हमने फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख दिया आंसर। तो 3/2/5% को हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसकी फॉर्म में, न्यूमेरिकल वैल्यू की फॉर्म में। तो ये परसेंटेज था और यहां पर हमने इसको कन्वर्ट किया किसमें, न्यूमेरिकल वैल्यू की फॉर्म में। अब जैसे एग्जांपल के लिए आपको गिवन है 1/6, 1/6, ये आपको गिवन है न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे कन्वर्ट करेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू से परसेंटेज, मल्टीप्लाई बाय 100 करके। तो यहां पर अगर हम मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 50/3, क्या लिखेंगे इसको 16/2/3 परसेंटेज। ये आ जाएगा सॉल्व करने पर, ये आपका 50/3 2 से कैंसिल कर दिया, 50/3 को क्या लिखा आपका 16/2/3%। ऐसे ही आपका और एग्जांपल अगर हम देखें तो आपको ये गिवन है 14/2/7%, ये परसेंटेज में गिवन है, आपको इसको कन्वर्ट करना है किसमें, न्यूमेरिकल वैल्यू की फॉर्म में। कर देंगे कन्वर्ट, क्या आंसर आ रहा है इसका, 1/7। 1/7 आ रहा है। पहले इसको नॉर्मल फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। नॉर्मल फ्रैक्शन की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहां पर आपका 14 7 जा कितना 98 और 2 कितना आएगा 100, तो ये कितना आ गया आपका 100/7। क्योंकि परसेंटेज से न्यूमेरिकल वैल्यू की फॉर्म में जा रहे हैं तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 100 से। अब ये मत सोचना मल्टीप्लाई क्यों कर दिया, क्योंकि 100 से डिवाइड करोगे तो डिनोमिनेटर में जो रहेगा उससे मल्टीप्लाई होता है। तो यहां पर 100 से 100 कट जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास में 1/7। तो इसका आंसर क्या आएगा 1/7। ये क्लियर है, कंफर्टेबल हो इसके साथ में।
इसके बाद एक लास्ट और आपको लिख लो एग्जांपल 1/9। ये आपका न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन है और इसको कन्वर्ट करना है किस में, परसेंटेज में। करो जरा 1/9। हाँ मिक्स फ्रैक्शन में लेकर आना है। फाइनल जो आंसर आएगा वो मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में लाना है। 11 1/9%। 11 1/9%। 1/9 से अगर परसेंटेज में जाएंगे तो मल्टीप्लाई किससे होगा, 100 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा आपका 11 1/9%। तो यहां जब भी हम कन्वर्ट करेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू से परसेंटेज में तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया और मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा तो क्या आ गया 11 1/9%। तो ये हो जाएगा सभी से। अब ये तो था नॉर्मली कन्वर्जन कि हम परसेंटेज से न्यूमेरिकल वैल्यू पर कैसे पहुंचते हैं या न्यूमेरिकल वैल्यू से परसेंटेज पर कैसे पहुंचते हैं। बेसिक एकदम हमने समझ लिया। अब हम इसके सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं। आगे इसमें जब हम बात करेंगे सेकंड स्टेप की तो यहां पर हम बात करते हैं किसकी, चेंज की। सबसे पहले चेंज, अगर नॉर्मली हमें चेंज फाइंड करना हो किसी भी क्वांटिटी के अंदर, अगर आपको चेंज फाइंड करना हो किसी भी क्वांटिटी के अंदर तो आप बोलोगे कि उसकी हमें प्रेजेंट वैल्यू बता दो और उसकी पास्ट वैल्यू बता दो, तो हम बता देंगे उसमें कितना चेंज हुआ है। जैसे आपका अगर मेट्रो स्टेशन से अगर आप कोचिंग तक आते हैं तो आपका किराया 10 रुपए लगता है और अगर कुछ दिन बाद, 1 महीने बाद वो किराया 15 रुपए हो जाता है तो आपसे पूछा जाएगा कि वो कितना चेंज हुआ, तो आप बताओगे कि प्रेजेंट वाला जो किराया है उसमें से माइनस कर देंगे पिछला वाला किराया। तो यहां पर जब भी चेंज फाइंड करना होगा तो आपको क्या फाइंड करना होता है, पहले क्या चाहिए होता है, प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू माइनस प्रीवियस वैल्यू। जब भी चेंज फाइंड करेंगे तो चेंज के लिए प्रेजेंट वैल्यू और प्रीवियस वैल्यू में आपको पता होना चाहिए, इनको आप माइनस कर देंगे तो आपको चेंज पता लग जाएगा। अच्छा, अगर प्रेजेंट वैल्यू प्रीवियस वैल्यू से अगर कम हो जाती है, जैसे पहले किराया 10 रुपए था अब आपका 8 रुपए रह जाता है किराया, तो यहां पर जो चेंज आएगा वो किस में आएगा, नेगेटिव में, क्योंकि प्रेजेंट में से आप प्रीवियस वैल्यू को माइनस कर रहे हो। तो यहां आपका चेंज जो है वो आपका पॉजिटिव भी आ सकता है और चेंज जो है वो आपका नेगेटिव भी आ सकता है। ठीक है, अगर चेंज पॉजिटिव है, अगर चेंज पॉजिटिव है तो आप समझ जाएंगे कि वहां पर क्या हुआ है, इंक्रीमेंट, और अगर चेंज नेगेटिव है तो वहां क्या हुआ है, डिक्रीमेंट। चेंज अगर नेगेटिव होगा तो क्या हुआ है, डिक्रीमेंट हुआ है, और चेंज अगर पॉजिटिव है तो इंक्रीमेंट हुआ है। तो ये आपका सबसे पहले चेंज को हमने फाइंड किया। अब इसी पर बेस्ड है हमारा रूल नंबर फर्स्ट परसेंटेज को लेकर, तो ये समझ में आ रहा है सभी के। अब यहां पर हम बात करेंगे सबसे पहले किसकी, रूल नंबर फर्स्ट की। रूल नंबर फर्स्ट क्या है, हमें फाइंड करना होता है यहां पर परसेंटेज चेंज। अभी ये चेंज था, ये न्यूमेरिकल वैल्यू की फॉर्म में था कि कितने रुपए का चेंज हुआ, आपका 5 रुपए का, 10 रुपए का, या फिर नंबर्स की फॉर्म में आपको गिवन होगा। लेकिन अगर चेंज परसेंटेज में फाइंड करना हो तो परसेंटेज की फॉर्म में डायरेक्ट माइनस तो नहीं कर सकते। तो यहां पर हमें क्या करना है, जब भी परसेंटेज चेंज फाइंड करना होता है तो हमें क्या फाइंड करना होगा इसमें, सबसे पहले जो भी चेंज हुआ है, जो भी चेंज आपका हो रहा है क्वांटिटी के अंदर, उसको हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब परसेंटेज जो चेंज है वो आपका इंक्रीजिंग भी हो सकता है और डिक्रीजिंग, आपका इंक्रीमेंट भी हो सकता है, आपका डिक्रीमेंट भी हो सकता है उसमें। तो यहां पर अगर हम परसेंटेज चेंज की बात करें, ये आपका जो चेंज है इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे। पहले चेंज जो है वो आपका किसी क्वांटिटी को आपका इंक्रीज कर सकता है, और अगर इंक्रीज करेगा तो इंक्रीजिंग परसेंटेज फाइंड करते हैं, और डिक्रीज करेगा तो डिक्रीजिंग परसेंटेज फाइंड करते हैं। अगर हम इंक्रीजिंग परसेंटेज फाइंड करेंगे, इंक्रीजिंग परसेंटेज, तो आपको क्या पता होना चाहिए, इंक्रीज्ड वैल्यू, इंक्रीज्ड वैल्यू, और उसको डिवाइड करना है। इंक्रीजिंग परसेंटेज जब भी फाइंड करना होगा तो आपको इंक्रीज्ड वैल्यू पता होनी चाहिए। जैसे आपका पहले 10 रुपए किराया था, बाद में 15 रुपए हो गया, तो आपका इंक्रीज्ड वैल्यू कितनी है, 5 रुपीज की। ठीक है, तो यहां पर आपने 15 में से आपका 10 को माइनस कर दिया, 5 रुपीज आ गया था। तो इंक्रीज्ड वैल्यू अगर आपको पता है, क्योंकि इंक्रीमेंट क्या होता है, आपका किसी क्वांटिटी को इंक्रीज कर देता है। तो यहां पर डिनोमिनेटर में क्या होगा, जैसे आपका अगर किसी क्वांटिटी को इंक्रीज करना है तो डिनोमिनेटर को क्या करना पड़ेगा, आपको लेस करना पड़ेगा। तो यहां पर हमेशा क्या आएगी, लेसर वैल्यू। जो भी दो वैल्यूज गिवन होंगी जिनमें आप कंपेयर कर रहे हो, उसमें जो आपका मिनिमम वैल्यू होगी, लेस वैल्यू होगी, उसको आपको क्या करना है, उससे डिवाइड करना है। ठीक है, तो जब भी इंक्रीजिंग परसेंटेज फाइंड करेंगे तो ये क्या है, कंफ्यूजन से बचने का तरीका है। जैसे हम लोग भूल जाते हैं कभी कभार,
तो कि किससे डिवाइड करें, बड़ी वैल्यू से डिवाइड करना पड़ेगा या छोटी वैल्यू से डिवाइड करना पड़ेगा। तो वहां पर आपको बस इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है, अगर किसी क्वांटिटी को इंक्रीज करना है तो डिनोमिनेटर को क्या करना पड़ेगा, कम, डिनोमिनेटर को कम करना पड़ेगा। तो यहां पर हमेशा क्या आएगी, लेस वैल्यू आएगी। हाँ, अभी ये एग्जांपल समझाएगा, अभी एग्जांपल देखेंगे तो ये आपका फॉर्मूला समझ में आएगा कैसे यूज करना है। ये सेम कॉन्सेप्ट हमारा यूज होगा किसके अंदर, प्रॉफिट लॉस के अंदर। प्रॉफिट लॉस में भी आपका यही होता है कि प्रॉफिट होगा, यानी कि आपका प्रॉफिट यानी क्वांटिटी को इंक्रीज कर रहा है, तो आपका जो डिनोमिनेटर है उसको डिक्रीज करना पड़ेगा, तभी आपका डिवाइड में हमेशा सीपी आता है वहां पर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम लोग वहां पर भी यूज करते हैं। ठीक है, ऐसे ही डिक्रीजिंग परसेंटेज अगर हम फाइंड करेंगे, डिक्रीजिंग परसेंटेज ये क्वांटिटी को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो यहां पर हमें क्या पता होना चाहिए, डिक्रीज्ड वैल्यू पता होनी चाहिए, डिक्रीज्ड वैल्यू पता होनी चाहिए, और उसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, यहां पर लेस वैल्यू आई थी यानी कि मिनिमम वैल्यू थी, और यहां पर क्या आएगी आपका हायर वैल्यू, जो भी आपका हायर क्वांटिटी होगी वो आपको यहां पर डिनोमिनेटर में रखनी है। ठीक है, डिक्रीज, कोई भी क्वांटिटी को डिक्रीज कब कर पाएंगे, जब आपका डिनोमिनेटर क्या होगा, ये ज्यादा होगा, मोर होगा। किसी क्वांटिटी को इंक्रीज करना है तो आपका ये डिनोमिनेटर को क्या होना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा। अब ये रूल नंबर फर्स्ट है जिसमें परसेंटेज चेंज, हाँ इंटू 100 करेंगे ना अभी तो बस केवल आपका इंक्रीजिंग परसेंटेज ये बस समझाया जा रहा है। अब यहां पर इसको हमें क्योंकि परसेंटेज की फॉर्म में चाहिए था, जो भी आपका क्वांटिटी वो परसेंटेज की फॉर्म में चाहिए थी, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 100 से, क्योंकि कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, 100 से मल्टीप्लाई, और यहां पर भी क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई। तो इंक्रीजिंग परसेंटेज जब भी फाइंड करेंगे तो हमें इंक्रीज्ड वैल्यू पता हो, और उसमें डिवाइड कर देंगे किसका, लेस वैल्यू का, यानी कि जो मिनिमम वैल्यू होगी उससे डिवाइड कर देंगे, और मल्टीप्लाई बाय 100 करने पर हमें क्या मिल जाएगा, इंक्रीजिंग परसेंटेज मिल जाएगा। डिक्रीजिंग परसेंटेज फाइंड करना है तो यहां पर डिक्रीज्ड वैल्यू, और यहां पर क्या है आपका जो हायर वैल्यू होगी उससे डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 100 से। बात समझ में आ रही है? तो कभी भी इनमें कंफ्यूजन मत रखना, और अगर कंफ्यूजन लगे तो आप हमेशा इस चीज को याद रखना कि कोई क्वांटिटी को अगर हमें इंक्रीज करना है तो डिनोमिनेटर को कम करना पड़ेगा। रिवर्स रिलेशन होता है ना, इनवर्सली रिलेशन होता है इनके बीच में। और अगर डिक्रीजिंग किसी क्वांटिटी को कम करना है तो डिनोमिनेटर को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। तो इससे ये याद रखा जाएगा। हाँ, इसका मतलब लेसर वैल्यू और हायर वैल्यू मतलब प्रीवियस वैल्यू लेनी है एक तरह से। हाँ, पहले होगी, जैसे प्रीवियस वैल्यू आपका हाँ लेस हो सकती है या हाई हो सकती है। डिक्रीज होगी तो फिर प्रीवियस हाँ, वैल्यू हाई ही होगी, हाँ, डिक्रीज हो रही है हाँ, वैल्यू, तो और जब इंक्रीज होगी तो वो लो ही होगी, लो होगी। हाँ, तो यहां पर क्या है कि जो जैसे इसमें भी अगर कंफ्यूजन लग रहा है ना, तो बस लेसर और हायर वैल्यू से इसको याद रखो। जैसे एक एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं, एक एग्जांपल से कि यहां पर हमें किस तरह से इस कॉन्सेप्ट का यूज करना है। जैसे एग्जांपल है, एक पर्सन की जो इनकम है, इन शॉर्ट में लिख लेते हैं, बिफोर और आफ्टर। एक पर्सन की जो इनकम थी वो पहले आपका 11,000 थी, एक पर्सन की जो इनकम थी वो पहले 11,000 थी। अब उस पर्सन की जो इनकम है वो हो जाती है आपका 13,000। इस तरीके से आपको बताना है कि उसकी इनकम में जो परसेंटेज चेंज हुआ, या आपसे पूछ सकता है आपका इंक्रीजिंग परसेंटेज, उसकी जो आपका इनकम है उसकी इनकम में कितना परसेंट इंक्रीज हुआ। ठीक है, तो यहां पर हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द इंक्रीज इन द इनकम ऑफ दैट पर्सन। ठीक है, इन परसेंटेज, तो परसेंटेज में हमें ये फाइंड करना है कि उसकी इनकम में कितना परसेंट इंक्रीमेंट हुआ। तो इसमें हमें इंक्रीजिंग परसेंटेज फाइंड करना है। तो इंक्रीजिंग परसेंटेज जब भी फाइंड करना होगा तो उसके रेस्पेक्ट में हमें क्या फाइंड करना है, इंक्रीज्ड वैल्यू। इंक्रीज्ड वैल्यू कहां से मिलेगी, इन दोनों को माइनस करने पर। तो ये कितना आएगा आपका माइनस करने पर, 2000 डिवाइड बाय। अब इसमें जो क्योंकि इंक्रीजिंग आपका है तो डिनोमिनेटर की वैल्यू आपको कम रखनी पड़ेगी। इन दोनों में जो लेस वैल्यू वो कौन सी, 11,000। ठीक है, अब ये क्या है ना, इसमें कभी भी कंफ्यूजन नहीं रखना कि हमें पहली वाली वैल्यू लेनी है कि बाद वाली वैल्यू लेनी है। तो आपको ये याद रखना है कि इंक्रीजिंग परसेंटेज में हमेशा लेस वैल्यू लेनी होती है, तो जो भी लेस वैल्यू है उसको आपका सीधे उठाकर रख दो यहां पर, और मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, यहां पर 100 से। ठीक है, तो ये 30 से 30 कट गया, तो ये कितना आएगा, 200 अपॉन में कितना 11, तो कितना आएगा आपका फ्रैक्शन की फॉर्म में, 11 बन जाए 11, 18 2 अपॉन 11 परसेंटेज। तो इसमें जो इंक्रीमेंट आएगा उसकी इनकम में वो कितना आ जाएगा,
18 2/11% इनका इंक्रीमेंट। ठीक है, ये समझ में आ रहा है सभी के? क्लियर है सबको ये? ठीक है, तो यहां आपको क्या याद रखना है, इंक्रीजिंग परसेंटेज जब भी फाइंड करेंगे तो डिवाइड करना पड़ेगा लेस वैल्यू से, क्योंकि कोई वैल्यू अगर इंक्रीज करना है तो डिनोमिनेटर को कम होना पड़ता है। उसी तरह से अगर डिक्रीजिंग परसेंटेज फाइंड करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी लार्ज वैल्यू होगी या फिर हायर वैल्यू होगी उससे डिवाइड करना होता है। आगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इस पर बेस्ड सेकंड क्वेश्चन, आगे बढ़े इससे। अब जैसे नेक्स्ट एग्जांपल गिवन है, कोई भी आपका न्यूमेरिकल वैल्यू है जिसकी पहले वैल्यू है आपका 80 वैल्यू आपका गिवन है। अब वो डिक्रीज होकर रह जाती है आपकी यहां पर 65। पहले वैल्यू कितनी है 80 और अब जो न्यूमेरिकल वैल्यू वो कितनी रह जाती है 65। तो यहां पर हमें फाइंड करना है परसेंटेज चेंज या डिक्रीजिंग परसेंटेज, परसेंटेज चेंज या डिक्रीजिंग परसेंटेज। ऐसे ही एक एग्जांपल और लिख लो इसमें। किसी पर्सन की जो इनकम है वो पहले आपका 16,000 से अब कम होकर रह जाती है 14,750। तो यहां पर हमें फाइंड करना है परसेंटेज चेंज और डिक्रीजिंग परसेंटेज। फाइंड करो इन दोनों के रेस्पेक्ट में। पहले वाले का 18 3/4, 18 3/4% और सेकंड वाले का, इसका भी फाइंड करिए। चलिए इसमें फर्स्ट वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में कोई भी आपका न्यूमेरिकल वैल्यू जो पहले 80 है उसके बाद वो आपका 65 रह जाती है, तो आपको क्या फाइंड करना है यहाँ पर, परसेंटेज डिक्रीमेंट। डिक्रीमेंट परसेंटेज जब भी फाइंड करेंगे तो यहाँ पर हमें ये क्या चाहिए, डिक्रीज्ड वैल्यू। तो डिक्रीज्ड वैल्यू क्या है आपका, इन दोनों को माइनस कर देना है। अच्छा, डिक्रीज्ड वैल्यू और इंक्रीज्ड वैल्यू उसमें पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होगा। डिक्रीज्ड वैल्यू पहले से ही आपका डिक्रीज उसको डिफाइन किया गया है, तो लार्ज वैल्यू में से स्मॉल वैल्यू को माइनस कर लेना है। तो 80 में से 65 माइनस करेंगे कितना आएगा 15। तो यहां पर क्या आ गया 15 आ गया, डिवाइड बाय। अब डिक्रीजिंग परसेंटेज फाइंड कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर में किसको रखना है, लार्ज वैल्यू को। तो यहां पर कौन सी वैल्यू आ जाएगी 80। ठीक है, क्योंकि कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू को अगर परसेंटेज को अगर आपको कम करना है, डिक्रीज करना है, तो आपका डिनोमिनेटर को आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। तो यहां पर क्या आएगी, आपका जो भी हायर वैल्यू होगी वो आ जाएगी। मल्टीप्लाई कर देना है किससे, 100 से। तो ये आपका 20 से 5 टाइम और 20 से ये 4 टाइम, तो ये कितना आएगा आपका 75/4। तो ये कितना आ गया 18 3/4 परसेंटेज और 18.75 परसेंटेज, अगर इसको डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं तो। आगे इसके सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर किया आप लोगों ने 7.81। हाँ, इसमें भी आपका डिक्रीजिंग परसेंटेज फाइंड करना था। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें जो भी आपका डिफरेंस है पहले इसको लेना है। डिफरेंस कितना आएगा 1250 डिवाइड बाय, क्योंकि डिक्रीजिंग परसेंटेज है तो लार्ज वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो क्या आएगा यहां पर आपका 16,000 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये 2 और 3 0 आपका, ये 3 0 कट जाएंगे। यहां पर क्या बचेगा आपका 125/16। अब इसको अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे तो कितना आएगा 713/16 परसेंटेज। 713/16 परसेंटेज, ये आपका इस सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। सभी का आंसर आ रहा था, पीछे सभी के समझ में आ गया। तो ये आपका रूल नंबर फर्स्ट है जिसमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग परसेंटेज हम लोग फाइंड करते हैं, परसेंटेज चेंज। अब ये तो था वन टाइम जब चेंज होगा। अगर मान लो किसी क्वांटिटी में आपका 2 और मोर देन 2 टाइम अगर सक्सेसिव अगर चेंज किए जाते हैं तो उसके रेस्पेक्ट में हमें कैलकुलेशन कैसे करनी है उसको और देख लेते हैं। इसमें आपका सेकंड रूल नंबर 2 लिखेंगे, हेडिंग डालिए रूल नंबर 2। फॉर 2 सक्सेसिव
इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट फॉर टू सक्सेसिव इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। सेकंड वन है आपका फॉर देन टू और डिक्रीमेंट। फॉर टू सक्सेसिव इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की अगर हम बात करें तो किसी भी क्वांटिटी में अगर आपका सक्सेसिव यानी कि लगातार अगर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है, जैसे एक कोई पर्सन है उसकी सैलरी फर्स्ट मंथ में अगर आपका 10% इंक्रीज कर दी जाती है, सेकंड मंथ में उसकी सैलरी अगर मान लो 15% इंक्रीज कर दी जाए, थर्ड मंथ में उसकी सैलरी आपका फिर 25% डिक्रीज कर दी जाए, तो आपको टोटल चेंज यहां पर फाइंड करना होता है। यहां पर क्या फाइंड करना होगा? टोटल चेंज। तो टू सक्सेसिव इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की अगर हम बात करेंगे तो हमने कोई भी आपका दो इंक्रीमेंट जो चेंज लिए हमने वो x% और y% ले लिए। x और y% के रेस्पेक्ट में अगर आपको टोटल चेंज फाइंड करना होता है, टोटल चेंज, तो कैसे फाइंड करेंगे? आपका x प्लस वाई प्लस एक्स बाई अपॉन में 100, x प्लस वाई अपॉन में 100, ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला है टोटल चेंज फाइंड करने का, जो कि हमें आपका परसेंटेज में मिलता है। टोटल चेंज अगर फाइंड करना है परसेंटेज में तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन में 100, ये हमें पता लग जाएगा किससे? आपका टू सक्सेसिव चेंज के लिए। लेकिन जब भी हम बात करते हैं मोर देन टू सक्सेसिव चेंज की, जैसे पहले x% का चेंज हुआ, बाद में आपका y का हुआ, फिर z का हुआ। अच्छा, यहां पर ये जो प्लस साइन है वो इंडिकेट करेगा इंक्रीमेंट के सिंबल को, और अगर यहां पर अगर डिक्रीमेंट करना है तो आपको यहां पर प्लस की जगह क्या रखना पड़ेगा? हर जगह माइनस रखना पड़ेगा। तो इसको लिख लेंगे फॉर इंक्रीमेंट जो आपका वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी? पॉजिटिव। फॉर डिक्रीमेंट वैल्यूज क्या होंगी? आपकी नेगेटिव होंगी। ठीक है, तो अगर इंक्रीजिंग आपका जैसे परसेंटेज में अगर इंक्रीज हो रहा है, सक्सेसिव इंक्रीमेंट हो रहा है, तो आपको वैल्यूज को क्या रखना है? पॉजिटिव रखना है। एक्स की वैल्यू भी पॉजिटिव रहेगी, वाई की वैल्यू भी पॉजिटिव रहेगी। लेकिन अगर मान लो एक बार इंक्रीमेंट हुआ, एक बार डिक्रीमेंट हुआ, तो एक्स को आपको पॉजिटिव रख देना है और वाई को क्या रख देना है? नेगेटिव, और उसके रेस्पेक्ट में फिर आपको टोटल चेंज फाइंड कर लेना होता है। ये फाइनली जो आंसर मिलेगा ये किस में मिलेगा? परसेंटेज में, ये परसेंटेज में मिलेगा। फॉर मोर देन टू सक्सेसिव इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, तो अगर पहले हमने x% का चेंज किया, उसके बाद y% का चेंज किया, फिर हमने z% का चेंज किया, तो आपको क्या फाइंड करना है इसमें? टोटल चेंज, टोटल चेंज इन परसेंटेज। तो यहां पर टोटल चेंज इन परसेंटेज जब भी हम फाइंड करेंगे तो कैसे फाइंड करेंगे? जैसे 100, कोई भी क्वांटिटी स्टार्टिंग में कितनी होगी? 100 होगी। अब 100 में पहले उसको अगर हम x% इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो यहां पर क्या आएगा आपका? 100 प्लस x अपॉन में कितना? 100, यानी कि x% का उसमें क्या हुआ? इंक्रीमेंट हुआ। अगर मान लो डिक्रीमेंट हो रहा होता तो हम क्या लगाते हैं? माइनस का साइन। फिर आपका y% का इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हुआ तो यहां पर 100 प्लस माइनस y अपॉन में कितना आएगा आपका? 100, और मल्टीप्लाई में ये आगे आपका कंटिन्यू रहेगा। जैसे अगर मान लो यहां पर z भी दे रखा है तो ऐसे लिख सकते हैं आपका 100 प्लस माइनस z अपॉन में कितना आएगा आपका? 100, और इस तरह से आगे चलने दो। तो मोर देन टू सक्सेसिव इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के लिए अगर आपको टोटल चेंज फाइंड करना है तो किसी भी क्वांटिटी को पहले कितना मानना पड़ता है? 100। स्टार्टिंग में 100 अज्यूम किया, उसमें फिर x% का चेंज हुआ तो यहां पर प्लस माइनस x आएगा। प्लस x कब आएगा? जब इंक्रीमेंट हो रहा है, और माइनस x कब आएगा? जब डिक्रीमेंट हो रहा है। उसके बाद फिर y% का चेंज हुआ तो यहां पर आपका y आपने प्लस माइनस में रखा। इसके बाद फिर z% का हुआ, और अगर आगे क्वांटिटी अगर लेना चाहें तो वो भी हम लोग यहां पर ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपका रूल नंबर 2 में आपको ये दोनों चीजें फाइंड आउट करनी है। टोटल चेंज यहां पर फाइंड करना होता है जब भी मोर देन टू सक्सेसिव चेंज होते हैं या फिर टू सक्सेसिव चेंज होंगे। लिख लीजिए इसको, फिर इस पर बेस्ड क्वेश्चन पर आते हैं। हाँ, ऊपर वाले में एक्स आपने कहा कि मान लो इंक्रीज हो रहा है। सबसे पहले यहाँ पर एग्जांपल की बात करें, यहाँ पर x% इंक्रीमेंट हुआ है और y% इंक्रीमेंट। x की वैल्यू कितनी है? 10%, और y की वैल्यू कितनी है? 12%। तो पहले 12% का इंक्रीमेंट, तो यहाँ पर क्या आएगा? प्लस का 12। आगे इसमें इंक्रीमेंट होगा कितने का? 12% का। तो यहाँ पर फिर से ये सॉरी प्लस का 10 और प्लस का 12, 10 और प्लस का 12 प्लस एक्स वाई, यानी कि 10 इंटू 12 अपॉन में कितना आएगा? 100।
तो ये कितना आ गया आपका 22 आ गया, साथ में आपका कितना आएगा 120 अपॉन में 100 कितना 1.2, यानी कि कितना आएगा 23.2%। ये क्या आएगा, टोटल चेंज आएगा। टोटल चेंज आपका पॉजिटिव है, यानी कि क्या हुआ है क्वांटिटी में आपका इंक्रीमेंट। ये समझ पा रहे हैं। अगर यहां पर टोटल चेंज जो आएगा, अगर ये पॉजिटिव आता है तो क्वांटिटी में क्या हुआ है आपका इंक्रीमेंट, और अगर टोटल चेंज नेगेटिव आता है तो क्वांटिटी में क्या हुआ है आपका डिक्रीमेंट। ठीक है। यहां पर कभी कभार क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ लिया जाता है कि अगर पहले इतने परसेंट का चेंज किया जाए बाद में इतने परसेंट का, तो फाइनली इंक्रीमेंट हुआ या डिक्रीमेंट। ये आपको पता लगेगा साइन से। जो साइन है अगर वो पॉजिटिव है तो आपका इंक्रीमेंट, और साइन नेगेटिव है तो क्या होगा डिक्रीमेंट। जैसे कि सेकंड वाले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो आपको इसमें यह भी फाइंड करना है कि इंक्रीमेंट हुआ है क्वांटिटी में, डिक्रीमेंट हुआ है। जैसे यहां पर बात करते हैं तो x% का पहले इंक्रीमेंट हुआ, फिर 22% का क्या हुआ 16% का डिक्रीमेंट। तो यहां जब वैल्यू पुट करेंगे तो प्लस का 16 प्लस में यहां पर माइनस का 16 प्लस XY यानी कि प्लस 16 इंटू माइनस का 16 डिवाइड बाय आपका कितना आएगा 100। अब साइन चेंजेस कर लेंगे सारे, तो ये प्लस 16 से माइनस 16 कैंसिल हो जाएगा। ये 16 इंटू 16 क्या आएगा, माइनस में 256 अपॉन में कितना 100, तो ये कितना आएगा आपका माइनस का 2.56%। अब ये 2.56% का जो चेंज है ये इंक्रीमेंट है डिक्रीमेंट, तो यहां पर ये हमें पता लगेगा कि ये क्या है डिक्रीमेंट, क्योंकि आपका नेगेटिव जो सिंबल है वो रिप्रेजेंट करेगा किसको, डिक्रीमेंट को। अब यहां जैसे किसी क्वांटिटी में पहले 16% का चेंज हुआ था और फिर 16% का डिक्रीमेंट हुआ, तो उसके रेस्पेक्ट में टोटल चेंज अगर हम देखते हैं, जैसे अगर स्टार्टिंग में किसी क्वांटिटी को हमने 100 मान लिया, अब 100 में 16% इंक्रीज करना पड़ेगा, तो वो क्वांटिटी कितनी हो जाएगी 116 हो जाएगी, 116 हो जाएगी 16% के इंक्रीमेंट के बाद में। लेकिन जब आपका 16% का डिक्रीमेंट होगा तो वो अब 100% के रेस्पेक्ट में नहीं होगा, वो किसके रेस्पेक्ट में होगा 116 के रेस्पेक्ट में। तो जब 116 का 16% फाइंड करेंगे तो हमें कुछ आपका 16% से ज्यादा मिलेगा। इस वजह से क्या हो गया आपका डिक्रीमेंट क्या है, ज्यादा है, इसीलिए जो आपका फाइनल रिजल्ट आया है वो नेगेटिव में आया है। तो यहां पर आपका जो डिक्रीमेंट आपको जो टोटल चेंज मिला वो 2.56% का था, लेकिन क्या था नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या है डिक्रीजिंग। ठीक है, ये समझ में आ गया सभी के। अब यहां पर जो मोर देन 2 सक्सेसिव के लिए XYZ% का चेंज होगा, इसमें जो आपको 100 इंटू 100 प्लस माइनस x अपॉन 100 करके जो वैल्यू मिलेगी, ये क्या है रिमेनिंग क्वांटिटी, ये क्या है रिमेनिंग क्वांटिटी, और इसको जब 100 से माइनस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा टोटल चेंज। अब इसके हम नेक्स्ट क्वांटिटी जो है उसका परसेंटेज माइनस करेंगे या फिर रिमेनिंग परसेंटेज होगा, परसेंटेज की फॉर्म में फाइंड कर रहे हैं सारी चीजें। ये रिमेनिंग क्वांटिटी किसमें परसेंटेज की फॉर्म में गिवन है। क्वांटिटी तो माइनस करना है। जैसे मान लीजिए रिमेनिंग क्वांटिटी का परसेंटेज है 22%, हाँ तो 100 माइनस 22 करेंगे, 100 माइनस 22, 100 माइनस 22, हाँ नहीं अपॉन में 100 नहीं करेंगे ना ना ना, केवल 100 से माइनस कर देंगे। देखो ये भी 100 हमने स्टार्टिंग में परसेंट माना था, ये भी आपका क्वांटिटी परसेंटेज में आई है। हाँ 22 केवल क्यों होगा ये भी समझ लो ना। स्टार्टिंग में किसी क्वांटिटी को हमने 100% माना था, और जो फाइनल चेंज आपका रिमेनिंग क्वांटिटी आई वो भी परसेंटेज में आई है, तो परसेंटेज से परसेंटेज को तो माइनस कर सकते हैं, लेकिन परसेंटेज से न्यूमेरिकल वैल्यू को माइनस नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए इस पर बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बात नहीं पहले x% का डिक्रीमेंट हुआ और फिर 22% का डिक्रीमेंट हुआ। x% की जो वैल्यू गिवन है आपका ये 13% गिवन है, और 22% ये आपको गिवन है 20%। तो क्या फाइंड करना है यहां पर, टोटल चेंज इन परसेंटेज, ये भी बताना है कि वो इंक्रीमेंट है डिक्रीमेंट। नेक्स्ट एग्जांपल लिखिए इसमें, सेकंड वन, x% का डिक्रीमेंट और 22% का इंक्रीमेंट, और फिर Z% का डिक्रीमेंट। तो यहां पर जो वैल्यूज गिवन है वो ऐसे ले लेते हैं, आपका 8%, 10%, ये आपका 20% ले लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर ले लेते हैं आपका 25%। तो यहाँ पर फाइंड करना है आपको टोटल चेंज, टोटल चेंज इन परसेंटेज। थर्ड एग्जांपल लिखिए,
बात नहीं, फाइंड आउट करिए इनको। चलिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सबसे पहले आपका 13% का डिक्रीमेंट है और फिर आपका 20% का डिक्रीमेंट है। टोटल चेंज फाइंड करना है परसेंटेज में। तो यहां पर x की वैल्यू भी आपका नेगेटिव है और y की वैल्यू भी नेगेटिव है। तो यहां पर x की जगह क्या रखेंगे, माइनस का 13 माइनस का 20 प्लस में माइनस का 13 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 20 डिवाइड में कितना आ जाएगा आपका 100। तो ये कितना आ गया आपका -20 और -13 माइनस का 33 प्लस में ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये कितना आएगा आपका यहाँ पर 260 अपॉन 100। तो ये कितना आ गया माइनस का 33 और प्लस में 2.6। तो माइनस के 33 में 2.6 अगर माइनस करेंगे तो यहां पर क्या बचेगा आपका 30.4%। 30.4% ये किस में रहेगा आपका नेगेटिव में। यानी कि जो आपका टोटल चेंज आया वो कितना है आपका 30.4% का। नेगेटिव मतलब क्या है आपका डिक्रीमेंट। यानी कि आपका डिक्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा यहां पर कितने का 30.4% का। जो भी क्वांटिटी होगी वो आपका बाद में जाकर क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ये सभी के समझ में आ गया। इस वाले का आंसर सभी का सही था। इस वाले का आंसर पीछे सही आ रहा था आपका, आप लोगों का पीछे। सेकंड वाले पर आते हैं। सेकंड वाले में क्या है कि आपका मोर देन 2 सक्सेसिव चेंज है। पहले आपका 10% का डिक्रीमेंट, फिर आपका 20% का इंक्रीमेंट और फिर 25% का डिक्रीमेंट। तो यहां पर टोटल चेंज फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको क्या मिलेगा यहां पर, रिमेनिंग क्वांटिटी। पहले हम जो फाइंड करते हैं वहां पर क्या फाइंड करते हैं, रिमेनिंग क्वांटिटी। रिमेनिंग क्वांटिटी, रिमेनिंग क्वांटिटी जैसे कोई भी आपका परसेंटेज स्टार्टिंग में हमने मान लिया 100 था, पहले उसमें 10% का क्या हुआ डिक्रीमेंट। तो क्या करेंगे आप यहां पर 100 माइनस का क्या आएगा 10 डिवाइड बाय आपका कितना आ गया 100 मल्टीप्लाई। आगे चलेंगे तो 20% का इंक्रीमेंट, तो यहां पर क्या आएगा 100 प्लस 20 अपॉन में क्या आ गया 100। ये समझ में आ रहा है। यहां पर माइनस साइन क्यों लगा, ये क्लियर है। क्योंकि आपका पहले 10% का डिक्रीमेंट था। प्लस साइन क्यों लगा, क्योंकि आपका फिर 20% का इंक्रीमेंट है। आगे चलेंगे तो 25% का डिक्रीमेंट, तो यहां पर 100 माइनस का 25 डिवाइड में कितना आ जाएगा 100। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो 100, अच्छा 100 से 100 को काट देते हैं, ये आपका 90 बचेगा। ये आपका कट चुका है 90 इंटू ये कितना बचा आपका 80 अपॉन सॉरी 120 बचा ना, हाँ ये बचेगा 120 अपॉन 100 और ये बचेगा आपका 75 अपॉन में कितना 100। अब 20 से ये 6 टाइम और 20 से ये कितना 5 टाइम, 25 से ये 3 टाइम और ये 4 टाइम। अब देखो और कुछ कट सकता है क्या, 5 से ये कितना 18 टाइम और 2 से ये 2 टाइम और 2 से ये कितना 9 टाइम। तो 9 बचा यहां पर और ये 6 बचा और ये कितना बचा 3। तो यहां पर 9 इंटू ये आपका 2 से कट जाएगा ना, हाँ ये 2 से कट जाएगा 3 टाइम। तो 9 इंटू 3 इंटू 3, तो ये कितना आएगा आपका 81%। तो रिमेनिंग क्वांटिटी 81% बची। आपको क्या बताना है टोटल चेंज कितना हुआ। तो यहां पर जो टोटल चेंज आएगा, टोटल चेंज आएगा वो परसेंटेज में आपको मिलेगा। कितना मिल जाएगा टोटल चेंज, 100 माइनस का 81, तो कितना आएगा आपका प्लस का 19%। यानी कि जो चेंज है आपका वो कितना है पॉजिटिव है, मतलब 19% का क्या हुआ है इंक्रीमेंट हुआ है। तो यहां पर ये पॉजिटिव सिंबल क्या शो करेगा आपका इंक्रीमेंट को। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 19% इंक्रीमेंट। कितने लोगों का आंसर सही था इसका, इस वाले क्वेश्चन का। ये समझ में आ रहा है कैसे हमने सॉल्व किया है। मिनिमाइज करना है उस तरीके से ताकि आपको ज्यादा मल्टीप्लाई और डिवाइड ना करना पड़े। तो 0 से 0 जहां पर कट रहे होंगे काट देंगे, ऊपर नीचे जो भी कट हो सकता है इसको कट करने के बाद फाइनल कैलकुलेशन से हमें 81% आंसर मिला और 100 में से 81 माइनस किया तो आंसर कितना आ गया 19%। इसके बाद सबसे लास्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि आपका इसी के जैसा ही है। यहां हमें क्या मिलेगा, टोटल चेंज नहीं मिलेगा, रिमेनिंग क्वांटिटी मिलेगी सबसे पहले। तो सबसे पहले रिमेनिंग क्वांटिटी की बात करते हैं। तो कोई भी आपका क्वांटिटी स्टार्टिंग में 100% थी, अब 20% का इंक्रीमेंट हुआ तो डायरेक्ट लिख दें इसको 120 अपॉन 100। डायरेक्ट लिख दें 120 अपॉन 100 क्योंकि 20% का इंक्रीमेंट है। उसके बाद 30% का आपका इंक्रीमेंट हुआ तो इसको हम डायरेक्ट लिख देंगे आपका 130 अपॉन में 100। उसके बाद 40% का क्या हुआ डिक्रीमेंट, तो 100 में से 40 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 60 अपॉन में 100 आ गया।
अब देखना है कि कौन कौन से जीरो कट सकते हैं। तो ये आपका जीरो कट जाएंगे 2, इसमें 1 2, तो ये 2 जीरो कट गए। 20 से ये 3 टाइम, 20 से ये कितना 5 टाइम। अब देखो कुछ और कट सकता है क्या? 12 इंटू आपका ये कितना आएगा आपका ये 36 इंटू 13 अपॉन में कितना 5, तो मल्टीप्लाई करिए कितना आएगा 4 68 आएगा ना। हाँ 468 अपॉन 5, तो 5 9 जा 45 और 5 3 जा 15, 93.6%। तो ये 93.6% क्या है आपके पास में रिमेनिंग क्वांटिटी। ये क्या है रिमेनिंग क्वांटिटी? आपको क्या बताना है इसमें? टोटल चेंज, टोटल चेंज इन परसेंटेज। तो टोटल चेंज इन परसेंटेज क्या आएगा 100 माइनस का 93.6, तो ये प्लस में आपको मिलेगा कितना आंसर मिलेगा 6.4%। यानी कि आपका क्वांटिटी में इंक्रीमेंट हुआ है कितने का 6.4% का। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आप कर लेंगे। ये लैंग्वेज की फॉर्म में आएंगे कि कोई भी क्वांटिटी है उसमें आपका कुछ सक्सेसिव इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट है, हो सकता है 2 हो या मोर देन 2 हो, तो उनके आपके नंबर्स गिवन होंगे। जैसे 10% का इंक्रीमेंट, फिर आपका 15% का इंक्रीमेंट हुआ, तो आपको टोटल चेंज वहां पर फाइंड करना होता है। तो इस तरह से हम बड़े आराम से टोटल चेंज फाइंड कर लेते हैं। ये सबको क्लियर है रूल नंबर 2। आते हैं आपका रूल नंबर 3 की तरफ। इसके बाद लिख लिया इसको सबने? लिख लिया पीछे सब लोगों ने? आगे हेडिंग डालिए रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 के भी 2 सब पार्ट हैं। इसमें पहला सब पार्ट क्या है? इफ लिखो इसको, इफ ए इज X% more than B, then B is less than A by। लैंग्वेज क्या है इसकी? इफ A is X% more than B, यानी कि A जो है वो B से क्या है X% मोर है, ज्यादा है, तो B है वो A से कितना परसेंट आपका क्या होगा लेस होगा। तो A B से X% ज्यादा है, तो क्या B A से X% ही लेस होगा? नहीं। क्यों? जैसे अगर आपसे कहा जाए जैसे 100 है, 100 से आपका 20% ज्यादा है B, तो आपका B की वैल्यू क्या होगी 120। अब 120 है वो B से कितना लेस है, तो अब 120 के रेस्पेक्ट में जब आप डिक्रीजिंग परसेंटेज पता करोगे तो वो 120 के रेस्पेक्ट में होगा। तो यहां पर इंक्रीजिंग और डिक्रीज, ऐसा नहीं कि A B से X% ज्यादा है तो B A से X% ही कम होगा। तो यहां हमें क्या फाइंड करना है? हमें ये फाइंड करना है कि B A से कितना परसेंट कम है। हमें B की क्वांटिटी पता करनी है कि B A से कितना कम है। ठीक है, अब B A से कम है तो यहां पर डिनोमिनेटर में आपको, डिनोमिनेटर को क्या होना पड़ेगा ज्यादा होना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग में आपका अगर हमने 100 मान लिया और हमें क्वांटिटी को अगर इंक्रीज करना है तो हम क्या लगाएंगे साइन, प्लस का साइन, और यहां पर कितना ज्यादा है आपका X%। ठीक है, तो यहां पर B जो है वो आपका A जो है वो B से X% ज्यादा है, तो B A से कितना परसेंट कम होगा, तो B लेस है, लेस के लिए आपका क्या होना पड़ेगा डिनोमिनेटर को ज्यादा होना पड़ेगा, तो 100 प्लस X मल्टीप्लाई बाय 100। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, परसेंटेज में आंसर मिल जाएगा कि B A से कितना परसेंट कम है। ये बात समझ में आ रही है? इसको याद रखने के लिए बताया गया है ये कि जब कोई क्वांटिटी कम है तो उसके लिए डिनोमिनेटर को क्या होना पड़ता है, ज्यादा होना पड़ता है, और मोर के लिए कौन सा साइन लगेगा, प्लस का साइन। ये क्लियर है सबको? अब इसके बाद सेकंड वाले इसमें पॉइंट की लैंग्वेज देख लेते हैं। ये इसका रिवर्स रहेगा। सेकंड वाला क्या है आपका, इफ A इज X% लेस देन B, then B is more than A by, then B is more than A by। अगर A B से X% आपका कम है तो B A से कितना परसेंट ज्यादा होगा। तो अब जो है वो B का परसेंटेज पता करना है कि वो कितना ज्यादा है। तो B का परसेंटेज पता करना है कितना परसेंट ज्यादा है। अब बताइए डिनोमिनेटर को क्या होना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा। तो जो साइन यहां पर प्लस का लगाया था वो क्या हो जाएगा आपका माइनस का।
तो यहां पर 100 माइनस का x और x को ऊपर रखना है मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमें परसेंटेज में मिल जाएगा कि बी ए से कितना परसेंट ज्यादा है। ये समझ में आ रही है आपका लैंग्वेज दोनों की? इसको फिर से समझो, अगर ए बी से x% ज्यादा है तो बी ए से कितना कम है, तो b की वैल्यू कम है तो डिनोमिनेटर को ज्यादा होना पड़ेगा, तो यहां पर प्लस का साइन लगाया, क्योंकि आपका कोई भी क्वांटिटी को बढ़ाना है तो प्लस करना पड़ेगा कुछ ना कुछ, तो 100 प्लस x हो गया, ऊपर x रखना है मल्टीप्लाई बाय 100। ऐसे ही आपका ए बी से x% अगर कम है तो बी ए से कितना परसेंट ज्यादा होगा, तो b की वैल्यू अब क्या है, आपको ज्यादा रखनी है, उसके लिए डिनोमिनेटर को क्या होना पड़ेगा, आपका लेस होना पड़ेगा, और लेस के लिए कौन सा साइन आएगा, माइनस का साइन। अब x अपॉन 100 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय 100, ये समझ में आ गया। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं उसको देख लेते हैं, ठीक है। इसको लिखने के बाद फर्स्ट एग्जांपल लिखिए, इफ a इज 20% मोर देन b, then b is how much percent less than a, then b is how much percent less than a। नेक्स्ट आपका एग्जांपल है इसमें, if a is 40% less than b, then b is how much percent more than a, then b is how much percent more than a। तो एक बार इसको ट्राई, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में ये दिया है इफ a इज 20% मोर देन b, देन b इज हाउ मच परसेंट लेस देन a। तो यहां पर हमें बताना है कि b जो है वो a से कितना परसेंट आपका क्या है, कम है, तो लेस पता करना है कितना परसेंट लेस है, तो डिनोमिनेटर को क्या होना पड़ेगा, उसके लिए ज्यादा होना पड़ेगा, मोर। तो यहां पर क्या आएगा 100 प्लस x की जगह क्या आएगा 20, ऊपर 20 पहले से था, मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये कितना आएगा आपका 20 अपॉन में 120 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आपका 1 और ये 6, 2 से 3 और 2 से ये 50, तो ये 50 अपॉन 3% को हम लोग क्या लिखेंगे 16 2 अपॉन 3%। तो इसमें फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा 16 2 अपॉन 3%। आपसे बोला गया था कि अगर ए बी से अगर x% ज्यादा है तो बी ए से x% कम नहीं होगा, कुछ अलग ही आपको आंसर मिलेगा। तो यहां पर जो आपका बी ए से कितना कम है 16 2 अपॉन 3%, ये सभी के समझ में आ गया, ये क्लियर है। आगे इसके सेकंड वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकंड वाले क्वेश्चन में ये दिया है कि ए बी से 40% क्या है, लेस है, तो ए बी से 40% लेस है तो बी ए से कितना परसेंट क्या होगा, ज्यादा होगा। अब बी को इंक्रीज करना है तो डिनोमिनेटर को डिक्रीज करना पड़ेगा, तो यहां पर क्या लिखेंगे 100 माइनस का क्या 40, और ऊपर आपका 40 रखा, मल्टीप्लाई किससे कर दिया 100 से। अब ये 40 अपॉन 60 बचा, तो ये आपका 2 टाइम और ये कितना 3 टाइम, तो ये कितना आएगा आपका 200 अपॉन में 3, तो ये 66 2 अपॉन 3%, इस तरह से आएगा ना 66 2 अपॉन 3%। तो यहां ये बताना था कि बी ए से कितना परसेंट क्या है आपका ज्यादा है, तो कितना ज्यादा होगा आपका 66 2 अपॉन 3%। ये सभी के समझ में आ गया, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो हो जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम सेकंड रूल नंबर 4 की तरफ चलते हैं, तो आगे हेडिंग डालेंगे रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 में भी आपके 2 पॉइंट्स हैं यहां पर। इफ द प्राइस ऑफ is increased by x%, then consumption will be how much percent less, consumption will be how much percent less
so that expenditures remain same। ये फर्स्ट पॉइंट है आपका। सेकंड पॉइंट आपका इसका रिवर्स हो जाएगा। इफ द प्राइस ऑफ गुड्स इज डिक्रीज्ड बाय X%, then consumption will be how much percent more, so that expenditures remains same। ये दो पॉइंट्स हैं आपके यहाँ पर, ठीक है। इसमें रूल नंबर 4 में हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर किसी भी गुड्स का या किसी भी कमोडिटी का अगर प्राइस X% इंक्रीज कर दिया जाता है, अगर प्राइस इंक्रीज कर जाएंगे और आपको जो खर्चे हैं वो आपको सेम रखने हैं, एक्सपेंडिचर आपको सेम रखना है, तो आपको उसके कंजम्पशन को क्या करना पड़ेगा, कुछ कम करना पड़ेगा। जैसे पेट्रोल के प्राइस अगर कुछ बढ़ जाते हैं तो कंजम्पशन अगर कम कर देते हैं तो हमारा जो महीने का जो खर्चा होता है वो आपका सेम रहता है, ठीक है। तो यहां पर अगर किसी भी गुड्स या कमोडिटी के प्राइस X% अगर इंक्रीज कर दिए जाते हैं तो कंजम्पशन कितना कम हो जाए ताकि एक्सपेंडिचर क्या रहे, सेम रहे। एक्सपेंडिचर क्या रहे, सेम रहे। तो यहां पर हमें ये फाइंड करना है कि कंजम्पशन कितना % आपका कम कर दिया जाए। तो यहां कंजम्पशन का परसेंटेज बताना है कि कितना % आपका कम कर दिया जाए। अब कंजम्पशन को कम करना है तो डिनोमिनेटर को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। तो यहां पर जो आएगा आपका वो क्या आएगा, 100 प्लस x मल्टीप्लाई बाय 100। सेम पिछले वाला फॉर्मूला है, लेकिन यहां पर लैंग्वेज में चेंज कर दिया है, क्वेश्चन की लैंग्वेज में चेंज है, फॉर्मूला सेम रहेगा। यहां कंजम्पशन बताना है कि कंजम्पशन कितना लेस कर दिया जाए ताकि एक्सपेंडिचर सेम रहे। तो कंजम्पशन को लेस करना है तो डिनोमिनेटर को बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, आपका प्लस का साइन, 100 प्लस x, ऊपर x से मल्टीप्लाई बाय 100। क्लियर है ये। अब सेकंड वाला इसका रिवर्स केस है। अब इसमें जो प्राइस है, जो भी आपका गुड्स है उसका प्राइस क्या है, आपका X% डिक्रीज कर जाता है। अब X% अगर डिक्रीज कर जाएगा तो आपको कंजम्पशन कुछ ना कुछ बढ़ाना पड़ेगा ताकि आपका जो खर्च है वो आपका क्या रहे, वो सेम रहे, ठीक है। तो यहां हमें बताना है कंजम्पशन कितना % इंक्रीज कर दिया जाए। तो यहां आपका क्या आएगा, x/100 माइनस का x मल्टीप्लाई बाय 100। माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि कंजम्पशन अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो आपका डिनोमिनेटर को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। तो डिनोमिनेटर डिक्रीज कब होगा, जब आपका कंजम्पशन आपका कुछ बढ़ेगा। तो यहां आपके सेम वही दो फॉर्मूले हैं, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज में थोड़ा थोड़ा चेंज किया गया है। तो इसको आप लिख लीजिए, फिर इसके क्वेश्चंस पर चलते हैं और बड़े आराम से हो जाएंगे दोनों क्वेश्चन। कर लीजिए सभी लोग। उसका पता नहीं, इसका सेकंड वाला भी करो। 11 1/9, हाँ इस वाले का, सेकंड वाले का 20%, सेकंड वाले का आंसर 20% आएगा। कर लीजिए सभी लोग इसको, आगे पीछे आंसर दोनों क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर आते हैं। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इफ द प्राइस ऑफ शुगर डिक्रीज बाय 10%, 10% शुगर की प्राइस है वो डिक्रीज कर दिए गए। तो आपको ये बताना है कंजम्पशन कितना % आपका बढ़ा दिया जाएगा ताकि आपके जो एक्सपेंडिचर है वो सेम रहे। तो हमें ये बताना है कि कंजम्पशन में कितना % आपका इंक्रीज कर दिया जाए। अच्छा, फॉर्मूले भूल भी जाओगे तो आप ये याद रखना, कंजम्पशन में इंक्रीज कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर को क्या होना पड़ेगा, लेस होना पड़ेगा। तो यहां पर क्या करना है आपको, 100 माइनस का x यानी कि 10,
ऊपर 10 मल्टीप्लाई में 100, तो ये कितना आएगा, ये 1000 अपॉन में कितना आएगा, ये 90, 0 से 0 कट गया, तो ये 11 1/9%। तो कंजम्पशन में अगर हम 11 1/9% का इंक्रीमेंट कर देंगे तो हमारे जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो सेम रहेंगे। ये सभी को समझ में आ गया, क्लियर है ये। आगे इसमें सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है कि प्राइस ऑफ राइस है वो इंक्रीज कर दिए गए 25% से, तो आपको बताना है कंजम्पशन कितना परसेंट कम कर दिया जाए। तो यहां पर कंजम्पशन कितना परसेंट कम कर दिया जाए ताकि एक्सपेंडिचर सेम रहे। तो कंजम्पशन लेस हो रहा है तो आपको डिनोमिनेटर को इंक्रीज करना पड़ेगा, तो 100 प्लस कितना आएगा 25, ऊपर पहले से 25 है, मल्टीप्लाई बाय 100, तो 25 से 5 टाइम कट कर देंगे 125 और इससे 20 टाइम, तो फाइनली आपका जो कंजम्पशन में आपका डिक्रीमेंट करना पड़ेगा वो कितना होगा 20% का। तो फाइनली इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 20%। ये सभी के समझ में आ गया। इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं तो कर लेंगे, हो जाएंगे क्वेश्चन आराम से। आगे इसके लास्ट वाले रूल की तरफ चलते हैं। आज की क्लास का जो लास्ट रूल है आपका रूल नंबर लास्ट कौन सा 10 5 रूल नंबर 5 पर चलेंगे, ठीक है। तो लास्ट लिखेंगे आपका रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 की लैंग्वेज है इफ, लिखो, इफ द population of a town is capital P. If the population of a town is capital P. एग्जाम्पल है कि रूल है? नहीं, रूल है ये, अभी एग्जांपल बाद में करा जाएगा। If the population of a town is capital P, there are R% increment in population per annum। ऐसे लिखेंगे इफ देयर आर R% इंक्रीमेंट इन पॉपुलेशन पर एनम। तो इसमें भी आपके दो सब पार्ट है। फर्स्ट सब पार्ट क्या है आपका, पॉपुलेशन आफ्टर एन ईयर्स। पॉपुलेशन जो है वो एन ईयर के आफ्टर क्या होगी। सेकंड पॉइंट है इसमें पॉपुलेशन बिफोर एन ईयर्स, पॉपुलेशन बिफोर एन ईयर। अब देखिए क्वेश्चन में लैंग्वेज में हमें क्या गिवन है, क्वेश्चन की लैंग्वेज में ये दिया था कि किसी भी टाउन की पॉपुलेशन है वो कितनी R% आपका उसमें इंक्रीमेंट होता है और प्रेजेंट पॉपुलेशन उसकी क्या है P गिवन है आपको ये बताना है कि एन ईयर के आफ्टर पॉपुलेशन क्या होगी। अच्छा, एन ईयर के आफ्टर पॉपुलेशन जो होगी वो प्रेजेंट पॉपुलेशन से ज्यादा होगी, क्यों, क्योंकि इसमें इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। और अगर हम बात करते हैं कि एन ईयर बिफोर आपका पॉपुलेशन क्या है, तो एन ईयर के बिफोर जो पॉपुलेशन होगी वो P से कुछ कम रही होगी, क्योंकि इंक्रीमेंट होता जा रहा है। तो आपका एन ईयर पहले की बात करेंगे तो पॉपुलेशन क्या होगी, प्रेजेंट से कुछ ना कुछ कम रही होगी। अब यहां पर जो हम लोग फॉर्मूले यूज करेंगे वो कुछ इस तरह से करते हैं। आपको क्या बताना है कि पॉपुलेशन आफ्टर एन ईयर, तो यहां पर पॉपुलेशन बतानी है टोटल पॉपुलेशन इक्वल टू, तो जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है उसको रखा हमने यहां पर, साथ में 1 प्लस जो भी आपका रेट था उसको रख दिया हमने परसेंटेज में, जो भी उसकी वैल्यू होगी उसको आपका हम रेट परसेंटेज में रख देंगे, डिवाइड बाय 100 और इसकी पावर आ जाएगी आपका n। ऐसा फॉर्मूला आप लोग कहां देखते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर। तो यहां पर कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमने यूज क्यों किया है, क्योंकि जो पॉपुलेशन है वो कंपाउंड इंटरेस्ट के रेस्पेक्ट में इंक्रीज कर रही है। जैसे मान लो किसी भी टाउन की पॉपुलेशन अगर 1000 है, अगर उसमें 10% इंक्रीमेंट हो जाएगा तो 1 ईयर के आफ्टर कितनी हो जाएगी, वो 1100 हो जाएगी। 10% इंक्रीमेंट हुआ 1100 हो गई। अब जो नेक्स्ट ईयर इंक्रीमेंट होगा वो 1000 पे थोड़ी ना होगा, वो 1100 पे होगा। अगर मान लो फिर से आपका अगर 10% इंक्रीमेंट होता है तो आपका फिर से 110 आपका 110 आपका भी इंक्रीज कर जाएगी। तो यहां पर जो इंक्रीमेंट है वो आपका प्रीवियस वैल्यू पर हो रहा है, आपका वो बेस वैल्यू पर इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है। और ये कॉन्सेप्ट हमारा कहां पर यूज होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर। तो फॉर्मूला क्या रहेगा, टोटल पॉपुलेशन P मल्टीप्लाई में 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। अब
पॉपुलेशन आपकी आफ्टर एन ईयर थी, ज्यादा हो रही थी, इसीलिए आपका पी में मल्टीप्लाई किया 1/r/100 का। अगर पॉपुलेशन बिफोर एन ईयर पूछी जाती है तो यहां पर टोटल पॉपुलेशन अगर हमें फाइंड करनी है तो यहां पर प्रेजेंट पॉपुलेशन तो आपका पी रहेगी, प्रेजेंट पॉपुलेशन क्या रहेगी, पी। अब यहां पर जो मल्टीप्लाई हो रहा था 1+r/100 की पावर n, वो कहां चला जाएगा आपका डिवीजन में। डिवीजन में क्यों जा रहा है आपका, क्योंकि पॉपुलेशन बिफोर एन ईयर अभी से क्या है, कुछ कम है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या आएगा 1+r/100 की पावर क्या आ जाएगा n। तो पॉपुलेशन बिफोर एन ईयर क्या आ जाएगा आपका p/1+r/100 की पावर n। तो यहां पर जो आपका p है ये क्या है, प्रेजेंट पॉपुलेशन, n क्या है आपका टाइम इन ईयर्स, और यहां पर r क्या है, रेट ऑफ इंक्रीमेंट इन पॉपुलेशन। तो ये आपका रूल नंबर 5 है। इसमें हमें पॉपुलेशन के रेस्पेक्ट, इसमें ये गिवन है प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन, ये विलेज की एक पॉपुलेशन दे रखी है, प्रेजेंट पॉपुलेशन कितनी है 800। यहां पर इंक्रीमेंट होता है पॉपुलेशन में वो 5% पर एनम के रेस्पेक्ट में। आपको बताना है पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर गिवन है, आफ्टर 2 ईयर आपसे पूछा गया है। अब यहां पर पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर यानी कि टोटल पॉपुलेशन अगर आपको फाइंड करनी है तो कैसे फाइंड करेंगे, टोटल पॉपुलेशन, तो प्रेजेंट पॉपुलेशन 1+rate/100 की पावर क्या आएगी n। तो प्रेजेंट पॉपुलेशन कितनी है आपका यहां पर 800, 1 प्लस रेट की जगह क्या रखेंगे 5/100, पावर में आपका कितना आएगा 2। तो ये कितना आ गया 800 इंटू ये आपका 105 का स्क्वायर, तो 105/100। बात समझ में आ रही है। अब इसमें देखो क्या कर सकता है आपका, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, 5 से ये कटेगा आपका कितना 21 और ये 20, 5 से ये 4 टाइम और ये फिर से आपका 21 टाइम, तो ये 4 से ये कट जाएगा 2 टाइम, तो ये 21 का स्क्वायर कितना आएगा 441 इंटू 2 कितना आएगा 882। तो प्रेजेंट पॉपुलेशन आपके पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर कितनी हो जाएगी 882। तो यहां पर इस तरह के अगर क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो जनरली आपके आसान से क्वेश्चन होंगे, डिजिट्स इनको बस पुट कर देना है, जो भी वैल्यूज गिवन होंगी और जो पूछा गया है उसके रेस्पेक्ट में आंसर फाइंड कर लेना है, तो हो जाएंगे क्वेश्चन इसके। अभी जब कंपाउंड इंटरेस्ट डिस्कस किया जाएगा तो इन क्वेश्चन को हम लोग आपका ट्रिक से भी सॉल्व करके देखेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच ध्यान सुनने के लिए।